या हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूपीएससी वाला। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की समरी की, मॉडर्न इंडिया की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। तो वापस स्वागत है। और हम लोग आज बात करने वाले हैं मॉडर्न नेशनलिज्म के बारे में कि भारत में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया, राइट, क्यों जो है, क्या फैक्टर्स है इसके पीछे कि हम भी नेशन की बात करने लगे, जो है राष्ट्र निर्माण की बात करने लगे, राष्ट्र की बात करने लगे। राइट, सो दिस इज योर 10th चैप्टर। आइए डिस्कशन चालू करते हैं। इस चैप्टर में दो बातें करेंगे, एक तो क्यों आया है और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल बॉडीज बनी है, दिस इज समथिंग विच वी गोना डिस्कस टुडे, है ना। दो बातों पे यहाँ पे हम ध्यान देने वाले हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। तो बिफोर वी टॉक अबाउट कि नेशनलिज्म, नेशन क्या होता है थोड़ा समझते हैं। नेशन तो नेशन टेक्निकली एक जो है पॉलिटिकल टर्म है, और नेशन का मतलब होता है कि किसी टेरिटरी में, किसी जगह पर जो लोग रहते हैं उन लोगों में ये फीलिंग हो कि हाँ हम यहां रहते हैं। समझ रहे हो कितनी आसान सी बात है, राइट, ये है ना फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर भारत में सारे लोगों में ये फीलिंग हो जाए कि हाँ भाई जो है हम सारे लोग भारत को बिलोंग करते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो क्या है, राष्ट्र है, इंडिया क्या है, नेशन है। तो ये जो भावना बन रही है ये पहले नहीं हुआ करती थी, राइट। पहले काफी रीजनली बटा करते थे। भारत का कॉन्सेप्ट जो है कि हाँ हम सब लोग हिंदुस्तान को बिलोंग करते हैं, भारत को बिलोंग करते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे डेवलप हो रहा है भारत में आफ्टर 1850s और क्लोज टू 1850s, राइट। कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है कि हम सब लोग भारत को बिलोंग करते हैं, अवध में नहीं, बंगाल में नहीं, हैदराबाद में नहीं, राइट, है ना, जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं, बल्कि भारत को बिलोंग करते हैं। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये फीलिंग कैसे डेवलप हुई भारत में, इन फैक्टर्स का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे, राइट। अगेन कमिंग बैक टू द टाइमलाइन, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमने शुरू करा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, है ना, 1820 के आसपास से हम कहते हैं कि हमारा जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है चालू हो चुका है, राइट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म चालू हो चुका है। जब सोसाइटी जगने लगेगी, सोसाइटी के सोशल लेवल्स कम होने लगेंगे, एजुकेशन आने लगेगा, तो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग अवेयर होंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई भारत पर इस समय राज्य किसका है, भारत पे राज्य है अंग्रेजों का। उन्हें रियलाइज होने लगेगा कि हम भारत को बिलोंग करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, समवेयर फ्रॉम यू कैन से 1830s, राइट। 1830 से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने लगेगा, विच वी कैन से कि हाँ दिस इज द पार्ट ऑफ, ये क्या है भाई, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, राइट। और तब कहीं जाके हम कह सकते हैं कि 1905 से रफली हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी मूवमेंट्स भी चालू हो जाएंगी। क्या चाहते हैं हम लोग, मास मूवमेंट चाहते हैं, तो मूवमेंट्स भी चालू हो जाएंगी, राइट। स्वदेशी मूवमेंट से कहानी चालू करेंगे, बट उसके पहले भी हमें कुछ कुछ इवेंट्स जो है दिखेंगे, राइट। बट फिलहाल आज का मुद्दा है हमारा पॉलिटिकल अवेकनिंग, और किस तरीके से 1885 की कांग्रेस की तरफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये अभी का मुद्दा है, इस वीडियो का मुद्दा ये है कि सीधे कांग्रेस प्रकट हो गई क्या, राइट, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे आई है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पहले कौन सी बॉडीज रही है, क्या फैक्टर्स रहे हैं, आइए डिस्कस करते हैं, राइट। सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, ऑल्सो कोर फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर यूपीएससी वाला, राइट। और जो है आई बीन एन ऑथर एंड फैकल्टी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली फैकल्टी फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 8 years, राइट। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन। तो फैक्टर्स का डिस्कशन करते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और इसको थोड़ा क्रिस्प तरीके से पढ़ते हैं। इतना लंबा चैप्टर है नहीं है कि यहाँ इस पे बहुत जो है समय व्यतीत किया जाए, तो इसे थोड़ा क्रिस्प तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको, राइट। तो फैक्टर्स का हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स बिहाइंड पॉलिटिकल अवेकनिंग लिख लो, या फैक्टर्स बिहाइंड नेशनलिज्म लिख लो, जैसे भी आप लिखना चाहें आप कह सकते हैं, राइट। अब सबसे पहली बात हमें जो रियलाइज होती है कि हाँ पहला फैक्टर जो हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि जो इंडिया और ब्रिटिश का जो फायदा है वो दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, राइट। हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसर्विएंट है, हमारे जो किसान हैं वो जो पैदावार कर रहे हैं वो किस लिए पैदावार कर रहे हैं कि हाँ भाई वो सब कहां चला जाए, ब्रिटेन चला जाए। क्या वो क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हक में है, नहीं, राइट। तो हमारी इकोनॉमी इस तरीके से है कि हाँ वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड हो रही है, ड्रेन हो रहा है, पैसा जा रहा है, चाहे वो आर्टिजन्स का हो, पीजेंट का हो, जमींदारों का हो। तो पूरी इकोनॉमी, पूरी जो सोसाइटी है वो सबसर्विएंट हो चुकी है, सर्व कर रही है ब्रिटेन को।
यानी उनके फायदे में हमारा नुकसान है, राइट। तो हम लोग साथ में ग्रो कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई क्योंकि हम उनकी कॉलोनी है तो क्या हम उनके साथ में ग्रो कर सकते हैं? नहीं। तो क्या किसानों को रियलाइज होगा कि क्या हमें इनके साथ में ग्रो करना चाहिए? नहीं। क्या इनके खिलाफ क्या हमें जागना पड़ेगा? हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें पुश कर रहा है कि भाई जागो, जागो देश जागो, राइट। आप इस देश को बिलोंग करते हैं और इस देश का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय ब्रिटिश, राइट। पहला फैक्टर। दूसरा चाहते ना चाहते इन्होंने जो यूनिफिकेशन दिया है, यूनिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, यूनिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, यूनिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, राइट। अब समझिए इस बात को क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। ये कहता है कि पॉलिटी, कि हम पूरा देश क्या है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी इन द सेंस पॉलिटिकल बॉडी या गवर्निंग बॉडी एक ही है, ब्रिटिश। तो पूरे भारत में पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पॉलिसी है वो भी एक जैसा ही है। जैसे कि हमारे यहाँ अब जो है सिविल सर्वेंट्स है, हमारे यहाँ एक तरह की जुडिशरी है। पहले क्या हुआ करता था, पहले भाई जो है बंगाल में कुछ अलग तरीके की पॉलिटी हो रही है, कुछ अलग तरह का जुडिशरी, अलग तरह का सिस्टम चल रहा है। तो वहीं तमिलनाडु में कुछ और सिस्टम चल रहा है। बट पहली बार पूरा भारत क्या है, एक तरह के पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट, राइट। ऐसा रेयर देखने को मिला है। मुगल्स के टाइम में, अकबर के टाइम में देखने को मिला है, या फिर लेट्स से जो है अशोक के टाइम में देखने को मिला है। तो ऐसा रेयर हुआ है कि पूरा इंडिया एक ही किसी पावर को बिलोंग करता है। तो ये यूनिफिकेशन जब हमें रियलाइज होगा कि हमारी जुडिशरी, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ एक ही है, तो हम सबको रियलाइज होगा कि हाँ ये जो भारत है ये भी एक ही है, राइट, है ना। सिमिलरली इकोनॉमी के सेंस में देखें तो इकोनॉमी के सेंस में भी हमको यही फीलिंग आएगी कि हम सबका ही जो है शोषण हो रहा है, हम सबका ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कौन एक्सप्लॉयट कर रहा है? ये ब्रिटिश। तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिफिकेशन है हमको रियलाइज करा रहा है कि हम सारे लोग क्या हैं, एक है, राइट। हमारा नुकसान हो रहा है तो एक ही हो रहा है, और राइट फायदा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो हमारा इकोनॉमिक फेट जो है, इकोनॉमिक जो डेस्टिनी है, क्या वो मिक्स हो चुकी है, मिल चुकी है? यस, राइट। हमारा इकोनॉमिक फेट मिल चुका है। अगर इकोनॉमी डिक्लाइन होगी, अगर कहीं पे सूखा पड़ेगा तो पूरा देश उसकी चपेट में आ रहा है। बंगाल में अगर सूखा पड़ा, खाने को नहीं है, तो उसका फर्क पूरे देश पे पड़ रहा है, राइट। अगर साउथ इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो नॉर्थ इंडिया पे फर्क पड़ रहा है। तो हम सब कनेक्ट हो चुके हैं। दूसरा, वो जो सिस्टम लेकर आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन। क्या इस ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग एक हो गए? क्या केशव चंद्र सेन बंगाल से जाकर बॉम्बे में लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और प्रार्थना समाज का गठन हो रहा है? क्या ये आइडियाज फ्लो कर रहे हैं? यस, हमने देखा लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे सोशल रिफॉर्म की, कि हाँ अब ये आइडियाज फ्लो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन हम लोगों को जोड़ रहा है और हमको रियलाइज करा रहा है कि अब हम किसी एक ज्योग्राफिकल यूनिट, किसी एक पॉलिटिकल यूनिट, किसी एक इकोनॉमिक यूनिट का हिस्सा है, राइट। सोसाइटी वाइज भी हमको सेम फीलिंग आ रही है, राइट। थर्ड बात करते हैं वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन की। तीसरा मुद्दा, वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? अब हम लोगों ने फिलॉसफी सीखी। अब भाई जब वेस्टर्न एजुकेशन देखा, वेस्टर्न जो है एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने स्टैब्लिश कर दिया, तो हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, राइट। मिल को पढ़ रहे हैं, बेंथम को पढ़ रहे हैं, राइट। वोल्टायर पढ़ रहे हैं, द प्रिंस पढ़ लिया हम लोगों ने। तो जब हम लोगों ने मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न थॉट पढ़ा, तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट। देश को किस तरह चलाना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या है, राइट। बहुत सारे ये जो लोग थे, ये ब्रिटेन गए, ब्रिटेन जाके उन्होंने देखा कि एक आजाद देश कैसा होता है, राइट। ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो है पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सारी चीजें कैसे फंक्शन करती हैं। और जब ये सब हमने देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि अरे हमारे यहाँ क्यों नहीं है, राइट, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन है, इसने हमारी आंखें खोल दी, राइट। और हमें लगने लगा कि हाँ भाई ये जो आज़ादी है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये हमारे यहाँ भी आनी चाहिए, राइट, है ना। ये सारी फिलॉसफी हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। सिमिलरली ये जो एजुकेशन है, स्पेशली जो इंग्लिश आई है, इंग्लिश, अब इंग्लिश हैज बिकम अ लिंगुआ फ्रांका, हम सारे लोगों की कॉमन लैंग्वेज है। अब नॉर्मली अगर मैं तमिलनाडु जाऊं और लोग हिंदी नहीं समझ रहे हैं तो मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, हमारे आइडियाज मैच ही नहीं होंगे। केशव चंद्र सेन पता चला आए हैं जो है बॉम्बे, और यहाँ पे मराठी बोली जा रही है, वो बंगाली बोल रहे, कनेक्ट ही नहीं हो रहा। बट क्योंकि अब हर कोई अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो अब वो बात कर सकते हैं, अब वो आइडियाज फ्लो हो सकते हैं। जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज हैं, वो देखिए कि पैन इंडिया फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाषा कॉमन हो चुकी है,
राइट है ना, बातें हो रही है कि समझ में आ रहा है। अच्छा आप लोगों की भी यही प्रॉब्लम है, हमारी भी यही प्रॉब्लम, राइट। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं एक कॉमन लिंक की तरह हमारे सामने जो है उभर कर आया है, जो हमें हमें जोड़ के रख रहा है, राइट। दूसरा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट। अब क्या हो रहा है कि भाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन पास्ट ना, इसमें ऐसा नहीं कि खाली हम ही हैं, बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स हैं, फॉर एग्जांपल एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स थे, हलहेद थे, कोलब्रूक थे, राइट। तो एशियन सोसाइटी, फिर मैक्स मूलर, राइट। फिर हमारे अपने हिस्टोरियन जैसे आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद का टेक, दयानंद सरस्वती का टेक, राइट। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट आवर हिस्ट्री, राइट, इंडियन हिस्ट्री। अब जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि भाई हमारा जो पास्ट है, ऐसा नहीं है कि हम कोई बारबरिक कल्चर को बिलोंग करते हैं और एकदम जंगली थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। वी आर रियलाइजिंग दैट नहीं, हमारे यहाँ तो काफी इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो चुके थे, राइट। फॉर एग्जांपल हम जो है जब जो है आर्यन कल्चर पढ़ते हैं तो हाँ देखते हैं कि भाई वहाँ पे तो जो है राजन है तो वो बेसिकली पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, तो गणसंघ है तो डेमोक्रेसी है। फिर राज्य जब डेवलप हुआ है, स्पेशली जब अर्थशास्त्र आएगा, तो हमको पता चलेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटी या इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जो है, तो दोनों में हमारी अंडरस्टैंडिंग मतलब बेहतरीन है, राइट। यूरोपियन जो राइटर्स हैं उनसे बेटर लिख रहे हैं हम लोग, और उनसे बेटर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जब हमें ये रियलाइज होगा तो हमें बहुत प्राउड फील होगा कि क्या इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, राइट है ना, क्या इंडियन हिस्ट्री इतनी अच्छी है, अंग्रेजों से भी अच्छी है। एक और कॉन्सेप्ट आएगा आर्यन का, राइट, कि हाँ भाई आर्यन जो एथनिक ग्रुप है ये कहीं सेंट्रल एशिया से आया है, और यही आर्यन जो है ये ब्रिटेन गए हुए। तो हमें पता चलेगा कि हम लोग तो रेस भी सेम ही है, रेस जैसा कुछ होता नहीं है, बट जो भी है आर्यन रेस अगर कुछ है तो टेक्निकली हम सारे लोग सेम ही हैं, राइट है ना। तो वो जो सुपीरियर बने घूमते हैं कि हम गोरे हैं तुम काले हो, ऐसा भी कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, राइट। हम भी उसी आर्यन स्टॉक को बिलोंग करते हैं और वो भी इसी आर्यन स्टॉक को बिलोंग करते हैं। तो ऐसी कोई सुप्रीमेसी नहीं है, ऐसी कोई हमारी इंफीरियोरिटी नहीं है कि हम किसी इंफीरियर जो है उसको बिलोंग करते हैं, हमको आता नहीं है और ये लोग सिविलाइज हो गए। नहीं, हमें ये भी पता चला, हमें और प्राउड फील हुआ, राइट। तो ग्रेजुअली ये सारी चीजें क्या बिल्ड कर रही हैं, हमें अपने देश पर गर्व हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये हमारा देश है। चलिए और रीजन लेते हैं। अब हमने ऑलरेडी बात करी है, यहां पे आप लोग पढ़ चुके हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट। अब ये क्या उभर के आ रहा है, ये फाउंडेशन बन रहा है, सोसाइटी जाग रही है, सोशल इविल से जो है लोग निकल कर आ रहे हैं, महिलाओं का इंपावरमेंट हो रहा है उनके स्टेटस में, तो वो भी इस पॉलिटिकल एरेना का हिस्सा बन रही है, राइट है ना। अभी भले नंबर कम होगा इनिशियली, बट 1900 के बाद ये नंबर बढ़ता जाएगा। लोअर कास्ट मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर कास्ट भी एसिमिलेट हो रहा है, समझ रहा है कि नहीं हमें अंग्रेजों के खिलाफ उठना होगा, राइट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, प्लस ये मूवमेंट्स हमको एक और चीज देंगे, हमें देंगे लीडर्स, राइट। हमें बहुत सारे लीडर्स देंगे, ऐसे लीडर्स होंगे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में भी हैं, और फिर वही आगे 1870 तक आते आते हमें दिखेगा कि वो कॉमन लीडर्स हैं, वो सोसाइटी भी इंप्रूव करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स भी, राइट। जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, राइट, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। विल फाइंड कि हाँ वो उनका सोशल एंगल भी है कि वो स्कूल कॉलेज भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, राइट, एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका एक अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर भी है, राइट। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट डेफिनेटली एक्ट्स एज अ फाउंडेशन, राइट, एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा, और इस पूरे नेशनलिज्म को और ज्यादा हवा देगा, और ज्यादा तूल देगा, राइट। सिमिलरली अनदर एंगल इज राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, राइट। अब हो क्या रहा है कि हाँ जो इंग्लिश एजुकेशन जो लोग पढ़ रहे हैं, राइट, एंड मॉडर्न एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, अब नाउ दे हैव स्टडीड ऑल दिस, जो हम बात कर रहे थे, राइट है ना, कि हिस्ट्री पढ़ ली है, फिलॉसफी पढ़ ली है, राइट, जो थॉट्स हैं जैसे कि फ्रेंच थॉट है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी की, ये सारी चीजें पढ़ ली है। तो ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया कहीं ना कहीं हमें लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया कहीं ना कहीं रूलर से भी कनेक्टेड है,
राइट और जब रूलर से भी कनेक्टेड है प्लस उसे अंडरस्टैंडिंग भी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो यही लीडर्स होंगे जो इस पॉलिटिकल बॉडीज, इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे, इनफैक्ट इन मूवमेंट्स को लीड करेंगे। राइट, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेज ये मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया ही है जो हमें लीडरशिप प्रोवाइड करेगी। तो मिडिल क्लास का जो राइज है, राइज ऑफ मिडिल क्लास, राइट है ना, ये जो इंटेलिजेंट क्लास है यही हम हमारा मार्गदर्शन करेगी और देश में नेशनलिज्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। राइट, सिमिलरली देयर आर कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड इवेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाँ पोर्चुगीज और स्पेन जो है इनकी जो एम्पायर थी ये डिक्लाइन हो रही है और इस पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन रही हैं, नए देश निकल के आ रहे हैं। प्लस हम लड़ाई देख रहे हैं ग्रीस की, आयरलैंड की, और हम इससे भी इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ भाई हमारी भी सिचुएशन ऐसी है, हमें भी लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे आयरलैंड है सप्रेस बाय ब्रिटेन है, हम देख रहे हैं हाँ ये भी गलत है। राइट, और अगर आयरलैंड आवाज उठा सकता है तो हम भी आवाज उठा सकते हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन, ये जो वर्ल्ड इवेंट्स है ये भी हमको इंस्पायर कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, reactionary policy and racial arrogance. Reactionary policy and अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हेडिंग याद रहेगी तभी लिख पाओगे अगर मेंस में आंसर आ रहा है तो, है ना। अगर आपको मुद्दा पता है तो आप अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बहुत इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो खैर रिएक्शनरी पॉलिसी अगर हम समझें तो 1857 के बाद हमारे दो ऐसे गवर्नर जनरल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले गवर्नर जनरल है 1876 में, 1876 से 1880 एंट्री होती है लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन। राइट, अब लॉर्ड लिटन इज नोन फॉर सो मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये अपने इस दौरान एक दरबार लगाएंगे, दिल्ली दरबार। बाय द वे ये जो दौर है ये एक्चुअली दौर है फैमिन का, सूखा पड़ा हुआ है। अब ऐसे में वो दरबार लगा रहे हैं, डांस हो रहा है, गाला डिनर हो रहा है, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। प्लस ये लेकर आएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। राइट, 78 समवेयर, 78 वी विल हैव वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इस समय तक कुछ नहीं तो जो है हमारे इंडियन पेपर्स जो हैं कुछ 170 के आसपास रफली हमारे पास न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करते हैं, इंडियन ओन्ड न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करते हैं। राइट, और ये सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, लॉर्ड लिटन को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। यस, राइट है ना, कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा होगा कि कैसा आदमी है, इधर फैमिन पड़ा हुआ है, लोगों के खाने के वादे हैं और ये दिल्ली दरबार मचा रहा है। राइट है ना, इंपीरियल टाइटल देना है क्वीन विक्टोरिया को, तो जो है क्वीन को कैसरे हिंद का टाइटल देना चाह रहे हैं, ये कैसरे हिंद का टाइटल। ठीक है, टाइटल आप दे रहे हो, बट जो है कहीं ना कहीं इधर भी तो देखो कि हाँ इंडियंस की क्या हालत है। राइट, अब ऐसे माहौल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक और ये प्रेस एक्ट लेकर आ गए, आर्म्स एक्ट, सॉरी एक और एक्ट लेकर आ गए, आर्म्स एक्ट, कि भाई इंडियंस जो हैं, इंडियंस के पास आर्म्स रखने का हक नहीं। ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। भाई आर्म्स रखने का हक नहीं है तो सबको नहीं होना चाहिए। राइट, अगर आप ऐसा कोई रूल बना रहे हैं तो किसी को नहीं होना चाहिए। ये आधा अधूरा कैसा रूल है कि उनको है हमको नहीं है, हमको बुरा लगेगा। राइट है ना। सिमिलरली वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज, इसमें एंट्री की उम्र कुछ 21 साल चल रही थी, इन्होंने कहा 19 साल कर दो इसको। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, मिनिमम है। नहीं, मिनिमम नहीं है दोस्त, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम एज जो हो सकती है आपकी 19। अभी वाहियात आइडिया, ये चाहते हैं कि 19 साल से पहले कोई यूपीएससी क्वालिफाई कर ले जाए। राइट, तो ये टेक्निकली चाहते हैं कि कोई इंडियन क्वालिफाई ना करे। इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या बुरा लगेगा हमको बुरा लगेगा। हमको रियलाइज होगा कि नहीं, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको रियलाइज होगा कि ये कैसी पॉलिसीज है, रिप्रेसिव पॉलिसीज है। राइट है ना, हमारा हम चाहते हैं कि हाँ कोई बने ना, कोई यूपीएससी जो है क्वालिफाई ना करे। राइट, इंडियन सिविल सर्विसेज टेक्निकली कोई क्वालिफाई ना करे, ये इस तरह की बातें चाहते हैं। तो लिटन हमको खलेंगे, हमको बहुत खलेंगे, हमें सपने में खलेंगे ये कि हाँ ये आदमी कहाँ आ गया। राइट, सिमिलरली दूसरे लीडर जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 1880 से 1884, एंड ही इज लॉर्ड रिपन। अब ये दोनों एक जो है विपरीत पर्सनालिटी है।
लॉर्ड लिटन, जितना हम नफरत करते हैं लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड रिपन हमें ठीक लगते हैं कि हाँ ये है हमारे लिए आए हैं। डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फिलहाल आप अच्छे से जानते हो कि हाँ ही इज राइट, नहीं जानते कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इनको। तो इन्होंने हमारे देश में सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत किया है, तो टेक्निकली अच्छा इंप्रेशन है। बट ये एक बिल लेकर आएंगे जिसे कहा जाता है इल्बर्ट बिल, और ये एक बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेक्निकली बन जाएगी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब क्या कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई रिपन चाहते हैं कि हाँ ये इल्बर्ट बिल पास हो जाए और जो इंडियन जजेस हैं या फिर इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास सेम पावर हो जैसे कि यूरोपियंस के पास, राइट है ना, जैसे कि यूरोपियन के पास होती वही सेम पावर होनी चाहिए, राइट कि हाँ भाई अगर कोई लेट से इंडियन जज है और उसके सामने कोई यूरोपियन आगे खड़ा हो जाए तो ही शुड बी एबल टू गिव डिसीजन। बट यहां पे क्या है कि नहीं, इंडियन जज यूरोपियन के खिलाफ में कोई डिसीजन नहीं दे सकता। अब ये क्या है, ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी है, तो रिपन ने सोचा इसको बदल देते हैं, और एकदम से जितने यूरोपियंस है वो जाग उठे, ऐसे कैसे बदल दोगे भाई, राइट है ना, रिपन पागल हो गए हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाई देने लगी कि रिपन हैज लॉस्ट हिज माइंड, कैसी बातें कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यूरोपियन का फैसला एक इंडियन दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें रियलाइज होगा कि भाई ये सब कुछ रेशियल है। अगर कोई अच्छा भला मानुष भी आ जाएगा, राइट, तब भी क्या हमारा भला होने वाला है, हमारा भला नहीं होने वाला है। एंड ऑल दीज थिंग्स विल एक्चुअली प्रोवोक नेशनलिज्म, राइट। तब कहीं जाके हम क्या देखेंगे कि 1885 में वी विल हैव अ बॉडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी पहली पॉलिटिकल बॉडी, पहली बड़ी नेशनल लेवल पे, पहली बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे बॉडी हमें दिखाई दे रही है। बट हमें समझ में आएगा कि पहली क्या यही बॉडी है, क्या और भी बॉडीज थी? हाँ भाई और भी बॉडीज थी, राइट। तो 1885 में फिलहाल गठन होगा, बट क्या ये पहली बॉडी है? इसके पीछे की हिस्ट्री आइए समझते हैं। तो ये हमने बात करी है भाई नेशनलिज्म की, राइट है ना। अब इस किताब में जितने भी फैक्टर दिए हुए हो, राइट, दिस इज दी यू नो यू कैन से कल्मिनेशन, राइट। अब अगेन अगर आपको लिखना है तो ऐसा रटना नहीं है, इफ यू अंडरस्टैंड दी आइडिया तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप खुद हेडिंग बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही हेडिंग लिखी जाए। चलिए तो खैर दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो हम लोगों ने एक मुद्दा फिनिश कर लिया है, राइट। प्लीज गो थ्रू द स्लाइड्स एंड ऑल, राइट, क्योंकि स्लाइड्स में क्या होगा कि स्लाइड्स में हम डाइवर्ट हो जाएंगे, राइट है ना। जरूरी नहीं है कि हाँ साइड से पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा मुद्दा है नहीं। ओके, तो फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के पहले बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल बॉडीज आई हैं, राइट, विच विल बी लाइक कि हाँ नेशनलिज्म की तरफ हमारा एक कदम है, राइट। आइए देखते हैं इन बॉडीज को। तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नाउ तो अगेन एक टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिखाई देगा कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट हो रही हैं वो बंगाल में क्रिएट हो रही हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कहानी एक्चुअली शुरू होती है, फिर से राजा राम मोहन रॉय जी का नाम लेंगे, कहानी घूम फिर के राजा राम मोहन रॉय जी से ही शुरू होती है। ओके, तो नाउ तो 1836 में पहली बार हमें एक पॉलिटिकल बॉडी नजर आ रही है, विच इज बंग भाषा। बंग भाषा, देखिए अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हाँ इससे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रकाशिका सभा। नाउ अब ये जो बॉडी है ये एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स हैं। तो राजा राम मोहन रॉय को मैं आरआरआर लिख दूं, उन्हीं के एसोसिएट्स हैं जिन्होंने एक पॉलिटिकल बॉडी का गठन किया है, राइट। एंड दिस इज अलाइंड विद कि हाँ हमने देखा था कि आरआरआर का, राजा राम मोहन रॉय का कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स थी। बट यहां से इस बॉडी की कोई और बहुत ग्रोथ, बहुत फ्लरिश हुई नहीं। एक छोटी सी पहली बॉडी कि हाँ बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राइट। दूसरी बॉडी हमें जो नजर आती है वो है आपकी 1838 में, 1838 दिस इज जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, विच इज लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी। ये कहाँ है? ये भी बंगाल में है। ये जो सारा डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं
ये एक्चुअली बंगाल का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बंगाल में हमको सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा दिखाई देगी, एक पॉलिटिकल बॉडी। दूसरी जो बॉडी दिखाई दे रही है वो जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। अब हुआ क्या है कि यहां तक जमींदार, यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ पावरफुल जमींदार्स, राइट, और उनको जरूरत है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ताकि अपने हकों की बात कर सकें, राइट। जमींदारों के हकों की बात कर सके कि भाई जो है लेट्स से परमानेंट सेटलमेंट जो है, जमींदारी सिस्टम जो है उसको और स्प्रेड करना चाहिए, रेवेन्यू को थोड़ा कम कर देना चाहिए, इस तरह की डिमांड आप देखेंगे तो जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स जो हैं, जमींदार जो हैं, वो मिलके इसको रखना चाहते हैं, राइट। अब इसी समय 1839 एक बॉडी बन रही है। नाउ दिस इज नॉट इन इंडिया बट दिस इज हैपनिंग इन ब्रिटेन। अगेन राजा राममोहन रॉय के एक मित्र हैं विलियम एडम्स, और जब वो ब्रिटेन गए तो वहां पे लोगों को बताया कि भाई भारत में क्या हो रहा है, वी शुड हैव अ पॉलिटिकल बॉडी जो भारत में क्या हो रहा है उसको संभाल सके, कुछ नेशनलिज्म की ग्रोथ कर सके, राइट। जो पॉलिटिकल जो है रिफॉर्म की जरूरत है भारत में, राइट, उस पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर आ सके। तो दिस इज बिकॉज ऑफ विलियम एडम्स, जो अगेन राजा राममोहन रॉय के ही दोस्त हैं। और यहां पर एक बॉडी क्रिएट होती है, हालांकि फाउंडर जो है, फाउंडर है थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। एंड दिस बॉडी इज योर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, राइट। थोड़ा सा बुक में थोड़ा क्रिस्प तरीके से लिख के चले गए हैं सर, कोई बात नहीं, राइट, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो हाँ, तो 1839 में यू विल सी कि हाँ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक बनाई जा रही है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का पर्पस ये है कि हाँ भाई इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो भी गलत हो रहा है किसानों के साथ, जैसे स्लेवरी वगैरह है, तो इन सारी चीजों को हमें जो है फिक्स करना है। तो जॉर्ज थॉमसन स्लेवरी के बहुत ज्यादा खिलाफ है, अबॉलिशनिस्ट कहा जाता है कि हाँ वो स्लेवरी अबॉलिशन कराना चाहते हैं, राइट। तो फिलहाल हमारे लिए अगर हम समझे तो जॉर्ज थॉमसन इज द फाउंडर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन यहां पे हो गया है, क्रिएट हो गया है, राइट। अब नाउ दिस सोसाइटी विल क्रिएट अ ब्रांच, राइट, दिस सोसाइटी विल क्रिएट अ ब्रांच इन बंगाल, कि भाई बंगाल चलते हैं, मेन तो बंगाल है हमारा गढ़, तो वहां चलते हैं, वहां पे एक बॉडी क्रिएट करते हैं। एंड इन 1843 दे विल क्रिएट अ ब्रांच इन बंगाल, जिसको बोलते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वेरी सिंपल, BBIS, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बिस है, BIS, और ये क्या है, इन्होंने बंगाल में एक बॉडी खोली है विच इज बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इनफैक्ट इनकी इनिशियली जमींदारों से नहीं बन रही है, बट इनकी इनिशियली जो आपके यंग बंगाल मूवमेंट है, डेरोजियंस जो हम लोग बात कर रहे थे, राइट, यंग बंगाल मूवमेंट, क्या वो इसको सपोर्ट करेंगे? यस, वो इसके साथ, डेरोजियंस इनके साथ। तो इनिशियली बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन होगा एंड नाउ दे आर एजिटेटिंग फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म आने चाहिए। बट एक और बात, क्या यंग बंगाल मूवमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल बेस है? नहीं। क्या लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं? नहीं। तो ओवरऑल दोनों लोग मिलकर भी यहां पे कुछ बहुत अचीव कर नहीं पाएंगे, राइट। और इसका जो है इंपैक्ट ये होगा कि बाय 1851, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय 1851 ये जो दोनों बॉडी हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ये जो जमींदारी एसोसिएशन है, ये दोनों कहेंगे कि चलो साहब हाथ मिला लेते हैं, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। और जब जुड़ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, ब्याह हो जाएगा, ब्याह। तो ब्याह हो जाएगा भाई, दोनों का ब्याह हो गया। तो ब्याह होके क्या बना, दिस इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राइट, ब्रिटिश और इंडिया का एसोसिएशन। तो दिस इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राइट। दोनों लोग मिलके काम करने लगेंगे कि भाई जो है जो भी पॉलिटिकल डिमांड वगैरह है कि भाई आपकी बात भी रखी जाए, हमारी बात भी रखी जाए, हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चाहिए बहुत सारे। फॉर एग्जांपल जो एग्जीक्यूटिव है वो जो है जुडिशरी से सेपरेट हो जाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के रिफॉर्म चाहिए, आपकी बात भी रख लेंगे, प्लस जमींदारों का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे जो है उठा दिया जाएगा, राइट। तो दिस इज ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नाउ इसी की ब्रांच एक बॉम्बे में खुलेगी। अब ये थोड़ा कनेक्टेड है, देखिए कहानी पूरी कनेक्टेड है कि हाँ इसी की एक ब्रांच फिर होगा कि भाई बॉम्बे में भी हमारी एक ब्रांच होनी चाहिए,
राइट। तो एक ब्रांच बनेगी बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, बॉम्बे एसोसिएशन, राइट, बॉम्बे एसोसिएशन। प्लस सिमिलरली एक और ब्रांच क्रिएट होगी आपकी 1852 में ही मद्रास में, विच इज कॉल्ड एज मद्रास की नेटिव एसोसिएशन। अब ये सब कनेक्टेड कहानियां हैं। अब क्योंकि क्या है कि इन सब का पॉलिटिकल करियर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर नहीं है, एंड दैट इज द रीजन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, राइट, कि हाँ भाई उन्होंने क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया। हम जनरल एक साथ पढ़ाई कर लेते हैं कि भाई ये सारी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन हमें पता चलेगा कि देयर इज अ मद्रास नेटिव एसोसिएशन। खैर अभी बंगाल पे वापस आते हैं, राइट, बंगाल। मीनवाइल अगर आप यहां का माहौल देखें ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में मीनवाइल हमको एक और बॉडी नजर आती है जो दादा भाई नौरोजी बनाएंगे इन 1866। तो दादा भाई नौरोजी को क्या लगेगा, दादा भाई नौरोजी को लगेगा कि भाई इंडिया में जो ब्रिटिश है ये बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहा है, या ये समझिए कि हाँ ये जो ब्रिटेन की बॉडी इंडिया में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में है, क्या ये भारतीयों के लिए अच्छा कर रही है? नहीं, भारतीयों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। क्या यहां रिफॉर्म की जरूरत है? यस, रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये कैसे होगा रिफॉर्म? तो दादा भाई नौरोजी को लगा कि हां अगर मैं ब्रिटेन चला जाऊं और वहां पर इंडियन जो सिचुएशन है, जो इंडियन पॉलिटी है कि भाई हम गुलाम है, हमारे साथ गलत हो रहा है, राइट, रिफॉर्म की हमें रिफॉर्म चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए, राइट, क्या वो चीजें फिक्स हो जाएंगी अगर मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके अपनी बात रखूं? तो उनको लगेगा यस, अगर मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसी बात करूंगा, अपनी बात जाके रखूंगा, तो क्या होगा, है ना, मेरी बात सुनी जाएगी और इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आएंगे। तो ऐसा सोचकर 1866 में उन्होंने स्टैब्लिश किया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, राइट। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ब्रिटेन में स्थापना करी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, सो दैट जो भारत की जो समस्या है कि भाई हम जो भी सफर कर रहे हैं इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, हम जो भी सफर कर रहे हैं, ये सारी बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाके बता दो बस, राइट। अगर उनको बता देंगे तो वो शायद सुलझा देंगे, ऐसा हमने सोचा और हमने ये वाला कोशिश भी किया। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों सुलझाएंगे वो? अरे कोशिश तो करने दो, ट्राई तो करने दो, किसको पता है, राइट, क्या पता अगर हमारा सही दुख वहां बताया जाए, किसी को पता नहीं अभी ये बात, कि अगर पार्लियामेंट में ये बात डिस्कस हो कि भाई हाँ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, हमारा पैसा लेके तुम भाग रहे हो, राइट, अगर ऐसा जाके पार्लियामेंट में कहा जाएगा तो थोड़ा शर्म आएगी कि हाँ यार भाग तो रहे हैं, राइट, चोरी तो करी है, तो हो सकता है तुम शर्मिंदा होकर चीजें फिक्स कर दो, राइट। अगर ये पॉलिटिकल ओपिनियन बन गया ब्रिटेन में तो भाई हो सकता है कि तुम फिक्स कर दो, पॉसिबल है, तो हाँ व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो हाँ, तो ही इज गिविंग अ ट्राई, तो हाँ तभी तुम्हारे लीडर है वो, राइट, है ना, तभी तो हम पसंद करते दादा भाई नौरोजी को कि हाँ ये अटेम्प्ट देने कौन जा रहा है, कि इतनी फाइट करेगा, जिंदगी डिवोट कर देगा कि हाँ वो ब्रिटेन चला जाए और ब्रिटेन में जो है जाके पॉलिटिकल फाइट करे, बड़ी बात है। तो हाँ, तो भाई जो है ना, रिस्पेक्ट है, दादा भाई नौरोजी इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर। खैर तो आगे बंगाल में समझें, तो बंगाल में आगे कहानी बढ़ाएं तो नेक्स्ट जो एक बॉडी का गठन हो रहा है, विच इज नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ डिले, इज 1875। 1875 वैसे भी हमारे लिए फेवरेट ईयर है, हम लोग कह रहे थे सोशल रिफॉर्म खूब हो रहा है 75 में, तो 1875 में ही हमें एक पॉलिटिकल बॉडी का गठन होता हुआ दिखाई देगा, विच इज इंडियन लीग। अरे मूवमेंट है भाई, ये थोड़ा सा मूवमेंट है, समझो थोड़ा सा, राइट, इंडियन लीग। दिस बॉडी इज फाउंडेड बाय शिशिर कुमार घोष। अब ये मूवमेंट क्यों है भाई, ये क्यों ऐसा मूवमेंट है? मूवमेंट इसलिए है क्योंकि अब तक जो भी बॉडी हम लोग बना रहे थे वो मेनली कैसा था, बंगाल प्रकाशिका सभा, राइट, बंग भाषा, जमींदारी एसोसिएशन बंगाली बॉडी, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, हमें स्टेट्स के नाम सुनाई दे रहे थे, राइट, लेकिन हमें एक ही नाम सुनाई देना चाहिए, स्टेट्स के नाम ना दिखाई देने चाहिए ना सुनाई देने चाहिए। तो पहली बार हमें एक ही नाम सुनाई दिया, इंडिया, राइट। तो 1875 तक आते आते नाउ इट इज लाइक इंडियन लीग, कि हाँ किसी ने सोचा कि लीग बनाओ बट इंडियन लीग बनाओ, बंगाली लीग मत बनाओ, आईपीएल नहीं खेल रहे हैं, राइट, है ना, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो हाँ, तो यहां पे क्या है, इंडियन लीग की बात हुई कि हाँ 1875 इंडियन लीग का गठन हुआ शिशिर कुमार घोष द्वारा। बट इमीडिएटली एक दूसरी बॉडी आती है जो है उसको सुपरसीड कर जाती है, विच इज 1876।
immediately 1876 this is your Indian Association. इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी कहते हैं, राइट, और इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। दोनों टर्म ठीक है। दिस इज अ नेशनल बॉडी जो कहीं ना कहीं जो इंडियन लीग है उसको सुपरसीड कर जाएगी, राइट, है ना। तो नाउ वी हैव अ नेशनल बॉडी। दिस इज नॉट कांग्रेस बाय द वे, अगर आपको लगा हो तो, राइट। तो दिस इज 1876 1876 में एक बॉडी का गठन हो रहा है विच इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, राइट, दिस इज कैलकाटा या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और यहां पे फाउंडर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। दूसरे जो फाउंडर हैं वो हैं आनंद मोहन बोस। नाउ दिस इज अ नेशनल बॉडी, राइट। नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, INA, राइट। नाउ दिस बॉडी, ये वो बॉडी है जो एजिटेट करेगी लिटन के खिलाफ। अभी हम लोग बात कर रहे थे लिटन की। लिटन हम लोगों ने बाय द वे इंट्रोड्यूस भी किया था कि लिटन इज फ्रॉम 1876 टू 1880। दिस इज लिटन। तो लिटन के जो कारनामे हैं कि हाँ भाई सिविल सर्विसेज में एज घटा रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ रहे हैं, आर्म्स एक्ट लेकर आ रहे हैं, तो इट इज बेसिकली दिस बॉडी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो कि उनके खिलाफ आवाज उठाएगी, उनके खिलाफ जो है आर्टिकल्स लिखेगी, जो है लोगों को अवेयर करेगी, राइट। इसीलिए आर्म्स एक्ट, इसीलिए वर्नाकुलर एक्ट लेकर आए, तो इन्हीं को दबाना है, इनको कुछ बोलने मत दो, राइट। तो इट इज मोर लाइक लिटन वर्सेस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भिड़े हुए हैं कि नहीं ऐसे कैसे कर दोगे तुम, ये कैसे कह दिया तुमने, right? By the way, Surendranath Banerjee has himself qualified UPSC, Indian Civil Services, right? But because of the technical issues, he was removed, right? तो Surendranath Banerjee already उस समय थोड़ा सा national sensation हुआ करते थे, ऑलरेडी उनके पास एक अच्छा खासा लाइमलाइट है, फोकस है, एंड जो है उन्होंने जब ये बॉडी बनाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, देन वो डेफिनेटली एक उनको नेशनल सपोर्ट भी मिला, राइट। तो दिस इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, दिस इज INA। नाउ तो ये बॉडी चलेगी, बट 1885, तो इसी पल का हमें इंतजार है। तो 1885 जब कांग्रेस का गठन होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक बड़ी बॉडी बनेगी बाय AOU, इसके फाउंडर है AOU, राइट। तो हम समझेंगे कि हाँ ये जो बॉडी आपने जो पहले बनाई है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रही है, और झगड़ा करने से अच्छा बेटर है कि हाँ इसी में सबमर्ज हो जाए। तो बाय 1886 ये जो बॉडी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही सबमर्ज हो जाएगी, राइट, है ना। तो वो लीडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक्सेट्रा एवरीवन विल बी पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली, राइट। तो ये बॉडी रहेगी, राइट, ये बॉडी रहेगी, और 10 साल इन्होंने अच्छा खासा अपना करियर बनाया भी है, 76 टू 86 10 साल का दौर है, राइट। तो उस पूरे जब तक कांग्रेस नहीं आई है, दिस इज द बॉडी जो 10 साल एजिटेशन करेगी, नेशनल अवेकनिंग लेकर आएगी, राइट। इट इज मेनली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस लीडिंग दिस। सो मेनली यही बॉडीज है, राइट। अब इसी में कुछ एडिशन और कर लेते हैं, राइट, माइनर एडिशन, कि भाई एक माइनर एडिशन हमें करना है। आगे मैंने कहा ना छोटा टॉपिक है, उसमें कोई बहुत रिसर्च नहीं करनी, राइट। तो बॉम्बे में अगर हम देखें, बॉम्बे में हमने बात करी, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि बॉम्बे एसोसिएशन आया था। तो 1852 में हमने देखा कि एक बॉम्बे एसोसिएशन आया है, राइट। इसके बाद दूसरी बॉडी जो आती है वो आती है क्लोज टू 1870s, तो टेक्निकली 1867 वी विल हैव अ बॉडी कॉल्ड पूना सार्वजनिक सभा। अब आपको मुझे कमेंट से बताना है कि इसके फाउंडर कौन है, पूना सार्वजनिक सभा, राइट। फाइनली बाय 1885 सेम ईयर जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, उसी साल एक और बॉडी क्रिएट होगी, और इसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और यहां पे फाउंडर्स में एक बड़ा नाम आता है फिरोज शाह मेहता, राइट, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे की तिकड़ी का पार्ट है, ये अनक्राउंड किंग है बॉम्बे के, ये फिरोज शाह मेहता, राइट। तो ये दो बॉडीज और नाम जान लेते हैं कि हाँ बॉम्बे में दो पॉलिटिकल बॉडीज और रही हैं, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। सिमिलरली अगर मद्रास की हम बात करें, तो मद्रास में हमने ऑलरेडी देखा था, एक तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन,
राइट। एंड इन 1884 एक और बॉडी का गठन होगा विच इज मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। तो बस इतनी ही बॉडीज हैं, इतना ही हमें पढ़ना था, राइट है ना। नाउ अगेन योर होमवर्क इज कि आपको ध्यान रखना अपने मैप में ये भी लिखना है कि पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर कौन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, फिरोज शाह मेहता का मैंने कहा बट को फाउंडर्स भी हैं, मद्रास महाजन सभा ये आपका होमवर्क है, फाउंडर एमएनए फाउंडर्स, राइट। फाउंडर्स का नाम मैंने पॉलिटिकल पार्टी आपको बताया है, बट फाउंडर्स कौन है ये आप थोड़ा पढ़ो, राइट, एंड राइट इट इन योर नोट्स। तो हमने बात कर ली है जो है बंगाल की सारी बॉडीज की, हम लोग बात कर रहे थे बंग भाषा की जमींदारी एसोसिएशन की, बात करी हमने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जो मैंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का फ्लैशबैक बताया वो यहाँ पे नहीं है, राइट है ना, बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज जो मैंने बताया है उसको नोट कर लीजिएगा, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राइट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन लीग, राइट, शिशिर कुमार घोष। एंड देन हमने बात करी अपनी पहली नेशनल बॉडी की विच इज आर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, राइट, ये भी नेशनल है बट हाँ ये थोड़ा सा साइड लाइन हो गई, राइट, दिस हैज टेकन ओवर। तो नाउ तो 76 हमने बात करी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की, राइट। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ हमको नेशनलिज्म ग्रो करना है, पॉलिटिकली अवेयर करना है लोगों को, राइट है ना, और एक मूवमेंट क्रिएट करना है हमको। तो खैर तो जो है नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि हाँ इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो नाउ दे विल ट्राई कि हाँ भाई लिटन का दौर है ना, ये जो लीग का दौर है, सॉरी ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का दौर है ये लिटन का दौर है, राइट। तो इस समय आप देखिएगा कि हाँ जो भी पॉलिटिकल मुद्दे हैं, चाहे वो एज लिमिट का मुद्दा हो, चाहे वर्नाकुलर एक्ट का मुद्दा हो, चाहे आर्म्स एक्ट का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दे पे ही विल क्रिएट अ पॉलिटिकल ओपिनियन, राइट, आर्म्स एक्ट पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। सिमिलरली जो है इट विल हैव मोर ब्रांचेस, बट अगेन वी अंडरस्टैंड कि हाँ ये लिमिटेड है 10 साल के लिए, इसकी फीस भी वो कम ही रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बन सकें, राइट। सिमिलरली वो टॉकिंग अबाउट जो है ऑल इंडिया, अच्छा तो फाइनली जो है ये लोग एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे इन 1883 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, बट बिफोर इट कुड ग्रो एनी मोर, राइट, 1883 में कॉन्फ्रेंस हुआ है, बट आफ्टर दैट जो है 1886 तक हमने देखा कि कांग्रेस का ही हिस्सा बन गए, उसी में मर्ज हो गए, राइट। सिमिलरली पॉलिटिकल साइड हम बात कर रहे थे पूना सार्वजनिक सभा की, वन ऑफ द मेन फाउंडर इज एमजी रानडे, राइट। हम बात कर रहे थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, चलिए अब पढ़ो मजे से, राइट, लिखोगे आप, खैर छोड़ो, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तलांग, राइट, ये तीन लोग जो हैं ये दोस्त हैं, राइट, ये बॉम्बे में इनका अच्छा खासा वर्चस्व चलता है, तो तैयबजी का, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग, राइट, दे आर लाइक कि हाँ हमारी चलती है बॉम्बे में, तो दे हैव क्रिएटेड दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। सिमिलरली हम बात कर रहे थे मद्रास की, मद्रास महाजन सभा, हियर द फाउंडर इज वी राघव चरियार, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चल्लू, राइट। अगेन ऐसा नहीं कि सारे फैक्ट्स ऐसे फिंगर टिप पर रहेंगे, याद रहेगा, बट अगर कहीं प्रीलिम्स में आए तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, है ना, पहचान सको, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके सो नाउ बात करते हैं कि ये जो मुद्दे थे ये किन बातों पे लड़ाई कर रहे थे, राइट, एजिटेशन किन बातों पे था, कुछ चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार और जॉट डाउन कर लेते हैं कि हाँ जो कांग्रेस के पहले की जो बॉडीज हैं ये क्या मुद्दा उठा रही थी। तो मेनली आप देखेंगे लिटन रिलेटेड है, लिटन ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी कॉटन के ऊपर कि हाँ जितना इंपोर्ट करना है जो है इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन कर सकते हो, तो हुआ क्या रहे, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, ये ड्यूटी लगाइए, वरना क्या होगा कि ब्रिटेन से जो कपड़ा है वो फ्री में इंडिया में डंप होने लगेगा, राइट, तो हमारा जो कपड़ा बेकार हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, प्लस इंडियनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, कि भाई अगर भारतीय गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उसमें भारतीय होने चाहिए, आप बिल्कुल भर्ती नहीं कर रहे, तो इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हैं। फिर लिटन का अफगान एडवेंचर, लिटन ने अफगान में कोशिश करी थी, अफगान वॉर, दूसरी जो अफगान वॉर है लिटन के ऊपर है, तो हाँ तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्लस वॉलंटियर कॉप्स एंड ऑल, जैसे टुडे यू हैव एनसीसी एटसेट्रा, कि हाँ हमें भी वॉलंटियर कॉप्स ज्वाइन करने का मौका मिलना चाहिए, राइट। प्लस प्लांटेशन लेबर के खिलाफ है कि भाई ये जोर जबरदस्ती हो रही है, कहीं इंडिगो उगवा रहे हो, कहीं टी उगवा रहे हो, राइट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का जो है सपोर्ट जो है रिवर्स वो अपोज करेंगे, इल्बर्ट बिल की हम लोग बात कर रहे थे, प्लस ऑल इंडिया फंड चाहते हैं कि हाँ एक पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए ऑल इंडिया फंड क्रिएट किया जाए, सो डैट हम लोग इस तरह की आवाज उठा सके, एजिटेशन कर सके। प्लस ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडिया पार्टी, जो ब्रिटेन में सरकार बननी चाहिए वो ऐसी पार्टी की बननी चाहिए जो इंडिया के फेवर में बातें करे, राइट। सिमिलरली जो रिडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज में एज हुआ है उसके ऊपर जो है एजिटेशन हुआ है, राइट। तो दीज आर द मेजर कैंपेन्स, अगेन ऐसा नहीं रटना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रहेगा तो यू विल बी एबल टू हैंडल।
चलिए, तो ये दोनों मुद्दे हमने डिस्कस कर लिए हैं, राइट। अवेकनिंग की बात कर ली और इसी के साथ हम यूनिट 5 के चैप्टर 10 फिनिश कर चुके हैं, राइट। छोटा सा चैप्टर, छोटी सी कहानी, राइट। तो नेशनलिज्म की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन क्या है, सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है, ऑल दीज डिस्कशन विल डू इन आर नेक्स्ट चैप्टर, 11th चैप्टर। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाँ पढ़ रहे हो, मैप बन रहा है, नहीं बन रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।